हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे वाइल्ड डोमेस्टिकेशन। इंसानों ने जानवरों का, पेड़ पौधों का, पशुपालन, जो पेड़ पौधों का जो पालन है वो क्यों स्टार्ट करा था। इसके पीछे बड़ी सारी थ्योरीज हैं। हमें कुछ कुछ हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव को जानना पड़ेगा, डिटेल्ड तरीके से आराम से समझते हैं। देखो, हजारों सालों तक इंसानों ने अपना जो जीवन बिताया वो हम जैसा कि जानते हैं हंटिंग हंटिंग और गैदरिंग कर कर बिताया। इंसान जो थे वो जानवरों को मारते थे, ठीक है, और खाने पीने के जो सामान होते थे, जो कि ऑब्वियस ही बात है उनको पेड़ों से मिलते थे, उसको वो गैदर करते थे। तो एनिमल्स प्लस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स को हंटिंग और गैदरिंग करके इंसानों ने अपना जीवन वो चलाते चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर कुछ लोगों ने ऐसा क्यों सोचा कि उनको पालतू बनाना है कुछ जानवरों को, और सिलेक्टिव तरीके से कुछ प्लांट्स को ग्रो करना है एक सिलेक्टिव एरिया में। तो इस सवाल का जो जवाब है सबसे पहले दिया गया 1952 में बाय अ वेरी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन वी गॉर्डन चाइल्डी के द्वारा। ठीक है, 1952 में इन्होंने थ्योरीज देने की कोशिश करी। यहाँ पर जितनी भी थ्योरीज दोस्तों आप पढ़ोगे वी गॉर्डन चाइल्डी की, इसके अलावा और भी हाइपोथेसिस, उनके ओपिनियंस और सजेशंस आपको और भी हिस्टोरियंस के, आर्कियोलॉजिस्ट के देखने को मिलेंगे। तो सबके ओपिनियंस की आपको रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि पुख्ता सबूत के साथ कोई भी अपनी थ्योरी को, अपनी हाइपोथेसिस को, अपने ओपिनियन को प्रूव नहीं कर पाया। ठीक है, वो सिर्फ इनका एक तर्क है। तो वी गॉर्डन चाइल्डी जी का तर्क ये है, उन्होंने बोला कि देखो, प्लीस्टोसीन एरा जब खत्म हो रहा था, प्लीस्टोसीन एरा किसको मार्क करता है रिया, ये किसको मार्क करता है? आइस एज को, राइट है ना। और प्लीस्टोसीन एरा के बाद कौन सा एरा आता है? होलोसीन एरा, जो कि किसको मार्क करता है? वार्म एज को, है ना। तो इन्होंने ये कहा एनवायरमेंटल चेंजेस जब होना शुरू हुए, जब प्लीस्टोसीन एज खत्म हो गई और होलोसीन एज का आगमन होना शुरू हुआ, तो ये एक तरीके से एक इम्पेटस बना, एक फोर्स बना टुवर्ड्स फूड प्रोडक्शन। क्योंकि अभी तक कुदरती रूप से आसपास का एनवायरनमेंट बर्फ की चादरों से ढका हुआ था। वो बर्फ पिघली तो ये जो नीचे की साइड, बर्फ के नीचे ये जो मिट्टी की लेयर थी, ये एक्सपोज होना शुरू हुई। अभी तक सूरज की किरणें डायरेक्टली इस मिट्टी पर पड़ नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही ये सूरज की किरणें डायरेक्टली ये सॉइल जो एक्सपोज हुआ इस पे पड़ना शुरू हुई, तो इसकी वजह से जो ग्रासेस वगैरह हैं वो उगना शुरू हुई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर। ये चीज़ हम 6th क्लास की एनसीईआरटी से भी जानते रहिए, है ना। वहाँ पर भी यही वाला एक आर्ग्यूमेंट गिवन है ना, कि ग्रासलैंड्स वगैरह बने और उसकी वजह से फिर नए नए जानवरों का आगमन हुआ, है ना। तो ये एक प्रकार से इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर जो चेंजेस आए, जो परिवर्तन आए, वो एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स था। चाइल्डे ये भी आर्ग्यू करते हैं कि 10,000 साल पहले लगभग जो क्लाइमेट था इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया वो ड्रायर हो गया था। ठीक है, क्यों हो गया था? क्योंकि गर्मियों में होने वाली जो बारिश थी वो नॉर्थवर्ड साइड जो है वो शिफ्ट होने लगी थी। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये सब कुछ चेंज हो रही थी। ब्रॉडली अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप सिंपली बस ये याद रख सकते हो कि दुनिया जो है वो आइस एज से होते हुए शिफ्ट हो रही थी टुवर्ड्स वार्म एज। ये जो डेसिकेशन था, यानी कि ये जो ड्राई अप होता जा रहा है सब कुछ, इसकी वजह से अब देखो, जब सब कुछ सूख रहा है रिया, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे सर्दियों में रिया हमें प्यास कम लगती है। मानते हो इस चीज़ को? हम पानी वगैरह इतना नहीं पीते हैं। ठंडे मौसम के अंदर हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगती है ना। कोल्ड एंड ड्राई सीजन के अंदर हमें प्यास नहीं लगती है। लेकिन वहीं पर गर्मियों के अंदर हमें पानी चाहिए पड़ता है, और अगर हमें चाहिए इंसानों को तो जानवरों को भी चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से लोग जो थे
जो पेड़ पौधे जो थे, जो एनिमल्स जो थे, ऑटोमेटिकली उनकी लोकेशन हमें दिखने लगी क्लोज टू वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, नदियों के आसपास, तालाबों के आसपास, ओएसिस मतलब एक वाटर बेल्ट वाला इलाका। ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर पानी कलेक्ट है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। जहाँ पर कहीं पर भी ये देखो पानी कलेक्ट है, अगर आप यहाँ पर देखोगे पूरा आसपास आपको ये देखो रेगिस्तानी इलाका टाइप ये दिख रहा है, लेकिन ग्रीनरी और वेजिटेशन इस पानी के सोर्स के आसपास आपको दिख रही है। ये एक प्रकार का ओएसिस होता है। कैसे बनता है ये? रेन वाटर कलेक्ट यहाँ पर होता रहता है। ठीक है, ये भी एक ओएसिस है, ये भी एक ओएसिस है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, डेजर्ट में जो बनता है, हाँ सही बोल रहे हो, मैं वो बताने ही लगा था। डेजर्ट में जो बनता है ना, उसी को हम ओएस बोलते हैं। डेजर्ट में बनने वाला जो पानी का सोर्स होता है, इसी को हम ओएसिस बोलते हैं। बाकी जगह पर जहाँ पर ऐसा पानी कलेक्ट हो जाता है किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर अपार्ट फ्रॉम डेजर्ट, आई रिपीट माई वर्ड्स, किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर अपार्ट फ्रॉम डेजर्ट, उसको हम बोलते हैं लेक। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो क्लोजनेस बढ़ी इंसानों की पानी के सोर्स के पास, अभी तक इंसान पानी के सोर्स के पास इतना रहना, अपने जानवरों को वहाँ पर लेकर जाना, और ऑटोमेटिकली जो ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, प्लांट्स को वो लेकर नहीं गए, प्लांट्स ऑटोमेटिकली पानी के सोर्स के किनारे जो है वो डेवलप होने लग गए। इसकी वजह से हमें एक नया डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप देखने को मिलता है इंसानों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में और जानवरों के बीच में, जिसकी वजह से इंसानों ने फिर ये सोचा कि कुछ जानवर और कुछ जो पेड़ पौधे हैं उनको हम सिलेक्टिव तरीके से ग्रो करेंगे और उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे। ग्रो मतलब प्लांट्स और ट्रीज़ के रेफरेंस में मैं आपसे कह रहा हूँ, और ब्रीडिंग का मतलब है एनिमल्स के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बोली वी गॉर्डन चार्ल्डी जी ने। ये जो चार्ल्डी जी की जो थ्योरी थी, इसको क्वेश्चन करा गया एक दूसरे हिस्टोरियन और एक एक्सपर्ट के द्वारा, जिनका नाम था रॉबर्ट जे ब्रेडवुड। वी गॉर्डन चार्ल्डी जी ने 1952 के अंदर अपनी ये वाली बात बोली थी, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं। उसके 8 साल के बाद 1960 में रॉबर्ट जे ब्रेडवुड ने इस चीज़ को क्वेश्चन करा, जो भी थ्योरीज पॉस्टुलेट करी गई थी वी गॉर्डन चार्ल्डी जी के द्वारा। अब हम समझते हैं रॉबर्ट जे ब्रेडवुड का क्या तर्क था। उन्होंने बोला जो चार्ल्डी जी जो फोकस कर रहे हैं ना कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से डोमेस्टिकेशन जो है उसका आगमन होना शुरू हुआ, एनवायरमेंटल चेंज जो है वो एक क्रूशल फैक्टर बना, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का आगमन हुआ। इन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट तरीके से रिजेक्ट करा। क्या बोलते हो रिजेक्ट करा? रॉबर्ट जे ब्रेडवुड का ये कहना था पर्यावरण के अंदर जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, वो तो प्लीस्टोसीन एज के अंदर भी हुए थे। ऐसा थोड़ी है कि आइस एज के अंदर कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस हुए ही नहीं थे। जब आइस एज अपनी एक डिक्लाइनिंग मोड पर थी और आइस एज के बाद वार्म एज यानी कि होलोसीन एरा का जब आगमन शुरू होने वाला था, तो ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये जो फेज था, ये जो बीच में जो ये फेज था, इस टाइम पर भी एनवायरमेंटल चेंजेस हुए थे। ठीक है, लेकिन तब खेती बाड़ी डेवलप क्यों नहीं हुई? तब इंसानों ने खेती बाड़ी करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? बाद में ही क्यों सोचा? ब्रेडवुड ने ये आर्ग्यूमेंट दी कि डोमेस्टिकेशन ऐसा नहीं है कि इंसानों ने कुछ सिलेक्टिव तरीके से अगर एनिमल्स की ब्रीडिंग का या पेड़ पौधों को ग्रो करने का सोचा है, खेती बाड़ी को करने का सोचा है, तो ये होलोसीन एज में, वार्म एज में हर जगह की पहचान थी। रॉबर्ट जे ब्रेडवुड का ये कहना था ये जो एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, डोमेस्टिकेशन इंसानों ने करना शुरू करी एनिमल्स की, प्लांट्स की, ये गिने चुने न्यूक्लियर जोन्स में हुआ। ठीक है, जहाँ पर वैरायटी ऑफ वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो अवेलेबल थे। ठीक है, और इंसानों ने उनके अंदर एक पोटेंशियल देखी कि हम इनमें से, जैसे मतलब मान लो ये बास्केट एंड बकेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इनमें से
हमें चेरी पिकिंग किस किस की करनी है, हम किस किस को बेसिकली डोमेस्टिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, कौन कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज़ करेंगे और किस किस को हमें रिजेक्ट करना है। इंसानों ने ये गिने चुने इलाकों में और गिने चुने पेड़ पौधों और जानवरों के साथ ये वाला काम करने को सोचा कि हमें इनको पालतू बनाना है, हम इनको सिलेक्टिव तरीके से ग्रो करेंगे, एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाएंगे। इन एरियाज में जो डोमेस्टिकेशन जो हुआ वो एक नेचुरल आउटकम था, ऐसा रॉबर्ट जे ब्रेडवुड कहते हैं, ऑफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। हमने इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बात करी थी कि इंसानों ने बहुत सोचा होगा कि ये जानवर फ्रेंडली है कि नहीं है, ये पेड़ पौधा जो है इसको अगर हम उपजाऊ बना रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती अगर हम इसको सिलेक्टिव तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो इससे डिराइव्ड जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा, फिर चाहे वो फल हो, सब्जी हो, कोई क्रॉप हो, वो खाने लायक है कि नहीं है। तो इंसान धीरे धीरे करके अपने एनवायरनमेंट को बेटर तरीके से समझने लगे। लेकिन रॉबर्ट जे ब्रेडवुड की जो थ्योरी है वो एक जर्नल बात कह रहे हैं, है ना रिया? अगर वी गॉर्डन चाइल्डी जी को अगर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसा तो कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट तो कुछ दिया ही नहीं, वो तो एक जर्नल बात कह रहे हैं ना कि इन इंसानों को समझ आ गई थी अपने पर्यावरण की और सिलेक्टिव तरीके से उन्होंने एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट्स को ग्रो करने के बारे में सोचा। लेकिन इनकी थ्योरी ये रियल तरीके से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाई कि जो भी प्रेशर कंडीशंस थी और जो भी इंसेंटिव्स थे, इंसान जो मोटिवेट हुए जिसकी वजह से डोमेस्टिकेशन उन्होंने करना स्टार्ट करा प्लांट्स और एनिमल्स का, वो क्यों करना स्टार्ट करा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एथनोग्राफिक एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं बड़ी सारी हंटिंग और गैदरिंग कम्युनिटीज के, ठीक है, जो कि अपने एनवायरनमेंट को बखूबी तरीके से समझते हैं, ठीक है, और वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर भी थे शुरू से। मतलब आज भी वो बहुत सारी ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो तब से लेकर अभी तक यही हंटिंग गैदरिंग करते हैं। लेकिन उन्होंने डोमेस्टिकेशन क्यों प्रैक्टिस करी, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम प्रॉपर तरीके से आर्गुमेंट नहीं दे सकते और रॉबर्ट जे ब्रेडवुड इस चीज़ को नहीं समझा पाए। ठीक है, कि एकदम से हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ का पार्ट होते हुए ऐसे कौन से बढ़िया बढ़िया रीजंस रहे होंगे जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसने रेडिकल तरीके से अपना जिंदगी जो है उसके अंदर एक नए प्रकार का ऑक्यूपेशन करने का सोचा कि अब हम हंटिंग गैदरिंग से हटकर डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। तो ब्रेडवुड की थ्योरी जो है वो थ्योरी रिजेक्ट करी गई एक और पर्सन के द्वारा, एक और हिस्टोरियन के द्वारा जिनका नाम था लुई आर बिनफोर्ड। इन्होंने रॉबर्ट जे ब्रेडवुड की थ्योरी जो 1960 में आई थी उसको 8 साल के बाद क्रिटिसाइज करा। जैसे वी गॉर्डन चाइल्डी जी की थ्योरी आई थी 1952 में, 8 साल के बाद उसको रिजेक्ट करा गया रॉबर्ट जे ब्रेडवुड के द्वारा। और रॉबर्ट जे ब्रेडवुड की जो थ्योरी थी न्यूक्लियर जोन्स की और इंसानों को समझ आई, उनको एनवायरनमेंट के बारे में अपने पता लगा, ये वाली थ्योरी को बिल्कुल बकवास बोला गया लुई आर बिनफोर्ड के द्वारा 8 साल के बाद 1968 में। उन्होंने बोला, लुई आर बिनफोर्ड का ये बोलना था कि ये जो रॉबर्ट जे ब्रेडफोर्ड जो भी बातें कर रहे हैं इसको आर्कियोलॉजिकली टेस्ट नहीं करा जा सकता, इसके पीछे ठोस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इट कुड नॉट बी आर्कियोलॉजिकली टेस्टेड। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी बोला कि कुछ स्पेसिफिक कंक्रीट फैक्टर्स ज़रूर हैं जो कि एक्सप्लेन कर सकते हैं बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर को, कि एग्रीकल्चर का आगमन क्यों हुआ। बिनफोर्ड जी का ये मानना था कि जो एथनोग्राफिक एविडेंसेस हैं, अगर हम पास्ट कम्युनिटीज़ के पैटर्न्स को अगर हम समझें उसको हम कहते हैं एथनोग्राफिक एविडेंसेस। ठीक है, तो वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ एरियाज़ में ये सिनेरियो चल रहा था कि जो एनवायरनमेंट जो था और जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो कांस्टेंट थी, लगातार थी, और स्टेबलाइज तरीके से एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन के बीच में एक बैलेंस था। ठीक है, यानी कि इंसान जितने हैं पर्यावरण के अंदर फूड रिसोर्सेज उतने हैं, तो सब कुछ बैलेंस था। ठीक है, और लोगों को नए नए सोर्सेस और नई नई स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ा कि हम खाना वगैरह कहाँ से लेकर आए। जैसे समझ रहे हो ना रिया, कि जैसे ये आपका इन्वायरमेंट है और ये हमारी है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन।
तो कुदरत जो भी खाना प्रोवाइड कर रहा है वो खाना पर्याप्त है यहाँ के इंसानों के लिए, और वो खाना बार बार रीग्रो हो जा रहा है, चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, किसी प्रकार के कुछ क्रॉप्स हो, वो खाना पर्याप्त है। तो इंसान फिर जो है वो क्यों सोचेंगे कि और खाना कहाँ से मिलेगा, हम नई नई तौर, ये जो तौर तरकीबें होती हैं इसके बारे में कहाँ से सोचें, इंसान क्यों दिमाग लगाएगा फालतू में अपना। जैसे हम बोलते हैं ना रिया हमेशा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत होगी तभी तो इंसान का दिमाग काम करेगा, ज़रूरत थी नहीं तो उन्होंने नई नई चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं कि हमें नए खाने का इंतज़ाम कहाँ से करना है, क्या करना है। तो एग्रीकल्चर फिर शुरू कैसे हुआ। अब इस प्रकार के ये जो कम्युनिटीज़ जो थे, जो ग्रुप थे, वो ना इस प्रकार से अपने जीवन का गुजारा करते थे। ऐसा बिनफोर्ड जी हमें बताते हैं कि फूड कंजम्पशन लेवल जो थी, इट वॉज फार बिलो द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ देयर एनवायरमेंट। इसको समझ रहे हो, आज के समय में रिया ये चीज़ अपोजिट है। एनवायरमेंट का जो रिसोर्स पोटेंशियल है, ठीक है, वो बहुत कम है, और इंसानों की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इसको रिया, डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है ना। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है। तो राइटर हमें ये बता रहे हैं यहाँ पर बिनफोर्ड जी का आर्गुमेंट को कोट करते हुए कि ये वाला टाइम ऐसा था जहाँ पर एनवायरनमेंट की तरफ से सप्लाई ज़्यादा थी, और लोग क्योंकि उनकी आबादी कम थी तो डिमांड उनकी कम थी। देख रहे हो ना, लोग ऐसे रहते थे कि फूड कंजम्पशन लेवल जो था, इट वॉज फार बिलो द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि लोग इतना खाते ही नहीं थे जितना कुदरत उनके लिए खाना अवेलेबल करवाता था, ठीक है। लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने फिर डोमेस्टिकेशन के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में सोचा। इसके पीछे बिनफोर्ड जी ये कहते हैं कि दो पर्टिकुलर फैक्टर्स जो हैं वो एक रीजनेबल फैक्टर हैं, वो रीजंस हैं जिसने इस बैलेंस को अपसेट कर दिया कुदरती रूप से, ठीक है, बिटवीन पीपल एंड द फूड दे ऑब्टेन्ड। तो लोगों को नई स्ट्रैटेजीज के बारे में फिर सोचना पड़ा। ये एक प्रकार का बिनफोर्ड के अकॉर्डिंग ये एक प्रकार का एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस था, या फिर आप इसको नेचुरल स्ट्रेस भी कह सकते हो, जो कि एनवायरमेंटल चेंज होने की वजह से आया था, और जिसकी वजह से जो डेमोग्राफिक ग्रोथ थी, डेमोग्राफिक ग्रोथ मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, वो भी डिस्टर्ब हुई, ठीक है। अब एनवायरमेंटल चेंज कौन सा, बात यहाँ पर सेम एनवायरमेंटल चेंज की हो रही है कि दुनिया जो है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो आइस एज से वार्म एज की तरफ गई। ये चीज़ में तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं था, पहले आइस एज थी फिर वार्म एज आई, पहले हम प्लीस्टोसीन एज का पार्ट थे फिर हम होलोसीन एज का पार्ट बने। लेकिन बिनफोर्ड जी हमें ये बताते हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आइस एज से वार्म एज की तरफ, इसकी वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, डेमोग्राफिक जो ग्रोथ थी वो डिस्टर्ब हुई। दो तरह के डेमोग्राफिक स्ट्रेस की यहां पर बात करी जाती है बिनफोर्ड जी के द्वारा। एक उन्होंने बोला, एक तरह का स्ट्रेस था वो था इंटरनल डेमोग्राफिक स्ट्रेस। क्या मतलब है इस बात का, यानी कि जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, कम्युनिटीज और जो ग्रुप्स थे, जो लोग थे, ह्यूमन पॉपुलेशन बेसिकली बढ़ने लगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, ह्यूमन पॉपुलेशन कम थी और कुदरत में फूड रिसोर्सेज ज़्यादा थे, तो सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी। अब एक टाइम ऐसा आया कि ये दोनों एक दूसरे को मैच करने लगे। मैच कैसे करने लगे कि जो डिमांड जो थी वो सप्लाई के बराबर हो गई। कैसे, जब ह्यूमन पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ी, जब थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ी ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ये चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग फैक्टर में कन्वर्ट हो गई कि अब जो डिमांड है वो ज़्यादा है और जो सप्लाई है फूड अवेलेबिलिटी के तौर पर एनवायरनमेंट की साइड से वो कम हो गई है। और ये जो तीसरा फैक्टर है, इसी को बिनफोर्ड जी बोलते हैं, ये था एक प्रकार का डेमोग्राफिक स्ट्रेस, यानी कि पॉपुलेशन स्ट्रेस। और इसको बिनफोर्ड जो बोलते हैं कि दो प्रकार के डेमोग्राफिक स्ट्रेस थे, उनमें से पहला प्रकार है इंटरनल डेमोग्राफिक स्ट्रेस, जब ह्यूमन पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में बढ़ने लगी। दूसरा डेमोग्राफिक स्ट्रेस जो वो हमें बताते हैं वो था एक्सटर्नल डेमोग्राफिक स्ट्रेस, जो कि हुआ इमिग्रेशन की वजह से। देखो दो वर्ड होते हैं रिया,
ध्यान से समझना। एक होता है माइग्रेशन, जब एक एरिया के लोग जो होते हैं वो अपने एरिया को छोड़कर, जैसे एक एरिया के लोग ओरिजिनली रह रहे एरिया ए के अंदर, वो यहां से माइग्रेट करते हुए चले गए एरिया क्यू के अंदर, ये हो गया माइग्रेशन। और जब एरिया क्यू के लोग एरिया ए में आकर रहने लगे, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन होता है हमारे एरिया में, हमारी कंट्री में, हमारे इलाके में बाहर से कितने लोग आ रहे हैं। तो यहां पर दूसरे एरिया से जो लोग थे वो एक पर्टिकुलर यहां के एरिया में आकर रहने लगे, सेटल होने लगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार के डेमोग्राफिक स्ट्रेस के बारे में हमें बिनफुट जी बताते हैं। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।